हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें एक कॉलम कैश का होगा और एक कॉलम बैंक का होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। तो बैंक द्वारा दी गई एक लोन फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फिर भी बैंक अलाउ करता है कि एक लिमिट तक पैसा निकाला जा सकता है। मतलब अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फिर भी बैंक उस कस्टमर को ये सुविधा दे देता है, ये फैसिलिटी दे देता है, ये अलाउ कर देता है कि आप एक निश्चित लिमिट तक बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, उसके अगेंस्ट में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को कैश इन हैंड। हाँ, पहले क्वेश्चन को समझो। मैसेस बंसल एंड कंपनी हैज़ बीन अलाउड ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 25,000 बाई देना बैंक। देना बैंक द्वारा मैसेस बंसल एंड कंपनी को 25,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक ने अलाउ कर दी, देना बैंक ने। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश इन हैंड है 1 अप्रैल को कितना, 5,000 रुपीज़। तो कैश इन हैंड को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिसीप्ट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल, डेट डाल देंगे, टू बैलेंस बीडी, और 5,000 रुपीज़ कैश वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। आपको पता है कैश बैलेंस जो होता है वो डेबिट ही होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि कैश जो होती है वो करंट एसेट होती है और एसेट जो होती हैं वो डेबिट होती हैं, इसलिए कैश बैलेंस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरी बात है बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 रुपये का, मतलब 25,000 रुपये इनकी लिमिट है बैंक से निकालने की एज ए ओवरड्राफ्ट, और इन्होंने 15,000 रुपये निकाल रखा है। तो इनका बैंक बैलेंस दिखा रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में कितना, 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके की चूँकि लोन फैसिलिटी होती है, और जो लोन होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए कैश बुक के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में, बैंक वाले कॉलम में बाई बैलेंस बीडी लिख के क्रेडिट साइड में 15,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये है ओवरड्राफ्ट, ओडी। बस इतना याद रखना है, ओवरड्राफ्ट अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका बैलेंस कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको कहीं आप नोट कर लें। 4 अप्रैल को इश्यूड चेक टू मिस्टर एस राय। मिस्टर एस राय को एक चेक इश्यू किया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, पेमेंट हो रहा है बैंक की तरफ से, तो पेमेंट साइड में बैंक वाले कॉलम में 1,500 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे, और नरेशन में यहाँ पे पार्टिकुलर में लिख देंगे बाई मिस्टर एस राय। 6 अप्रैल को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्रीपंत एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। श्रीपंत से एक चेक रिसीव हुआ और सेम डे ही उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। ये एंट्री भी हो चुकी है पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्रीपंत, श्रीपंत से 2,000 का चेक रिसीव हुआ, सेम डे बैंक में इसको डिपॉजिट करा दिया गया। तो रिसीप्ट हो रहा है, तो बैंक वाले कॉलम में, चूँकि बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है इसलिए बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, और टू श्रीपंत, चूँकि श्रीपंत से रिसीव हो रहा है उनका नाम इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में, और बैंक वाले कॉलम में रिसीप्ट साइड में 2,000 रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश। अब यहाँ पर कैश से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी। कैश पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिख के 500 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, लिख देंगे, डेट डाल देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड बैंक द्वारा कलेक्ट कर लिया गया, तो बैंक द्वारा जब डिविडेंड कलेक्ट किया जाएगा तो बैंक में पैसा आएगा, इसका मतलब बैंक रिसीव कर रहा है इस अमाउंट को। तो रिसीव साइड में बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे और टू डिविडेंड लिख देंगे पार्टिकुलर्स में, क्योंकि ये डिविडेंड्स के रूप में पैसा आ रहा है, और किस में आ रहा है, बैंक के खाते में। तो बैंक वाले कॉलम में 800 रुपये रिसीव साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे।
अब 16 अप्रैल को क्या हो रहा है, श्रीपंत से जो चेक मिला था और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया था, कितने का मिला था, 2,000 रुपये का, वाज रिटर्न डिसऑनर, और ये चेक वापस आ गया और ये हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बैंक ने मना कर दिया इस पैसे को देने से, किसी कारण से ये चेक क्लियर नहीं हो पाया। तो अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो, थोड़ा सा जर्नल एंट्री समझ लो इसकी। तो जब ये चेक मिला था, ठीक है, तो क्या एंट्री करी गई होगी, जब ये चेक मिला था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया था और श्रीपंत के अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। जब ये चेक आया था व्यापार में, बिजनेस में, ये जब चेक आया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया था, क्योंकि ये चेक लगाया तो बैंक में गया है, तो बैंक हो गया था रिसीवर। तो जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है, दिया किसने था, श्रीपंत ने, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए मिस्टर श्रीपंत को क्रेडिट किया गया था। जब हम लोगों ने बैंक अकाउंट कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक में एक कॉलम है कैश का और एक कॉलम है बैंक का, तो इसका मतलब इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक वाले कॉलम में। तो बैंक हो रहा है डेबिट, इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया था, टू श्रीपंत लिख के, कितना, 2,000 रुपीज़। अब 16 अप्रैल को ये चेक हो गया वापस, डिसऑनर हो गया, तो फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब यहाँ पर ये चेक मिला, मैं जाके श्रीपंत को वापस कर दूंगा कि भैया ये पकड़ो अपना चेक, ये आपका क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर फिर से श्रीपंत क्या हो जाएंगे, देखो पहले 6 अप्रैल को श्रीपंत गिवर थे, अब यहाँ पर श्रीपंत फिर रिसीवर हो जाएंगे, क्योंकि उनको चेक वापस कर दिया जाएगा। गिवर कौन हो जाएगा, बैंक, क्योंकि बैंक ने ये चेक वापस कर दिया, बैंक ने ये चेक दे दिया वापस से, तो बैंक गिवर हो जाएगा, तो गिवर होता है क्रेडिट, इसलिए बैंक अकाउंट को फिर से क्रेडिट करेंगे। या डिसऑनर के केस में जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब चेक मिला था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, जिससे मिला था उसको क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पर श्रीपंत से मिल रहा है, श्रीपंत को कर दिया था क्रेडिट। जब ये चेक वापस आ गया तो इसको पलट देंगे, इस एंट्री को रिवर्स एंट्री इसकी पास कर देंगे, तो श्रीपंत को वहाँ पर क्रेडिट किया था पहले, अब श्रीपंत को डेबिट कर देंगे, बैंक को डेबिट किया था, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्डेंगे, चूँकि अब यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट या कैश एक बुक में बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे, 22 श्रीपंत लिख के। तो एक बार डेबिट किया था, एक बार क्रेडिट कर दिया था। तो इस तरीके के जो भी डिसऑनर के केस होंगे, इस तरीके का जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, तो उसमें रिवर्स एंट्री पास आउट करेंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कितना, 7,000 रुपये, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से 7,000 रुपये निकाल लिए गए। ये तो बहुत आसान एंट्री है, कंट्रा एंट्री बनेगी। तो ऑफिस यूज़ के लिए जब निकालेंगे पैसा, तो 7,000 रुपये जब निकाल लिया तो कैश बैलेंस बढ़ गया, मतलब कैश रिसीव किया बिजनेस ने, कितना, 7,000 रुपीज़। किससे रिसीव किया ये बाद में देखते हैं, पहले तो कैश आ गया बिजनेस में। तो रिसीव साइड में कैश वाले कॉलम में 7,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे और बैंक का टू बैंक लिख देंगे यहाँ पे। अब बैंक ने पेमेंट कर दिया 7,000 रुपीज़ का, इसका मतलब पेमेंट साइड में अब एक एंट्री और पास होगी, कौन से वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में। तो यहाँ पर बाई कैश लिख देंगे और बैंक वाले कॉलम में पेमेंट साइड में 7,000 रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखो ये हो गई कंट्रा एंट्री। हालांकि कंट्रा एंट्री पहले भी मैं बता चुका हूँ, कंट्रा एंट्री वो होती है जिस एंट्री का इफेक्ट कैश और बैंक दोनों कॉलम में होता है। तो यहाँ पर देखो कैश वाले कॉलम में भी रिसीप्ट साइड में इसको लिखा जा रहा है और बैंक वाले कॉलम में इधर पेमेंट साइड में लिखा जा रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रा एंट्री। सी लिख दिया, यहाँ भी सी लिख दिया, ये हो गई एंट्री। फर्नीचर परचेज 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया गया है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि ये फर्नीचर चेक से परचेज़ किया गया, इसका मतलब ये कैश ही है ट्रांजैक्शन। तो परचेज़ करेंगे तो 3,000 रुपये का कैश पेमेंट किया गया होगा जब फर्नीचर परचेज़ किया गया। तो पेमेंट साइड में कैश वाले कॉलम में बाई फर्नीचर लिखेंगे और 3,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। आगे देख लो बेटा, 3 एंट्री और हैं और उसके बाद ये हो गया फिनिश। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ का मतलब ये हो गई ड्राइंग, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए बिजनेस के ऑनर ने 1,000 रुपये निकाल लिया,
विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। अब ये बैंक से नहीं निकाला है, अगर बैंक से निकाला होता तो यहाँ पे लिखा होता बाई चेक, इसका मतलब ये कैश निकाल लिया है भाई साहब ने। मैसर्स बंसल, ठीक है निकाल लो भाई। तो ये ड्राइंग है और पेमेंट हो रहा है कैश का, तो कैश बुक के पेमेंट साइड में कैश वाले कॉलम में, चूँकि कैश निकाला गया है, कैश वाले कॉलम में 1,000 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे और लिखेंगे बाई ड्राइंग। रेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फॉर द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो बेटा। रेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की जो भी लिमिट थी, लिमिट कितनी थी 25,000 रुपये, तो जो भी उसमें से बचा पैसा वो सारा निकाल लिया ऑफिस यूज़ के लिए। 25,000 रुपये की बैंक लिमिट है कि आप बैंक से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हो। कुछ ट्रांजैक्शन आपने कर दिए, कुछ पैसा आपने खर्च कर दिया, इसके बाद जो कुछ भी बचा, जितना भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हो बैंक से, वो सारा पैसा निकाल लिया गया बैंक से। अब देखो इसमें निकालना पड़ेगा कि कितना बचा बैंक में पैसा, ये तो निकालना पड़ेगा बेटा, यही सबसे मेन है। इसको निकालना सीख लिया, ये कैश बुक आप बना लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, 25,000 रुपये की तो आपको लिमिट दे रखी बैंक ने, यहाँ पर ध्यान दो नोट में, 25,000 रुपये की बैंक ने लिमिट दे रखी। फिर आपने जो श्रीपंत से चेक मिला 2,000 रुपये का, वो आपने जमा कर दिया, ठीक। 800 रुपये का डिविडेंड मिला, वो भी आपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। तो अब आपकी लिमिट कितनी हो गई 27,800 रुपये की। 25,000 रुपये आपने बैंक ने आपको लिमिट दे रखी थी कि 25,000 रुपये तक आप निकाल सकते हो, बैंक में बैलेंस हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2,000 रुपये आपने और बैंक में जमा कर दिए, तो कितने हो गए 27,000 रुपये हो गए। 800 रुपये का डिविडेंड मिला, वो भी आपने बैंक में जमा कर दिया। तो भाई ये तो आपका पैसा है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, प्लस 25,000 रुपये जो बैंक ने लिमिट बना रखी है ओवरड्राफ्ट की, वो भी निकाल सकते हो। तो कितना निकाल सकते हो 27,800 रुपये। अब देखो सीन क्या हुआ, 15,000 रुपये आप पहले ही निकाल चुके हो, बैलेंस दिखा रहा है ना ओडी बैलेंस 15,000 रुपये, शुरुआत में ही दिखा दिया था 1 अप्रैल को। तो 15,000 रुपये तो ये माइनस कर देंगे, ये तो आप निकाल ही चुके हो। 1,500 रुपये मिस्टर राय को दे दिए आपने, चेक से पेमेंट कर दिया, इसको भी माइनस कर देंगे। 2,000 रुपये जो आपने जमा किया था, ये श्रीपंत से जो चेक मिला था, ये जो 2,000 रुपये जमा किया था, ये हो गया डिसऑनर, इसको तो बैंक ने देने से मना ही कर दिया, इसको भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पर माइनस कर देंगे, कंट्राइंटी थी ना ये 2,000 रुपये, ये सॉरी कंट्राइंटी नहीं थी, ये डिसऑनर हो गया था चेक। ये 2,000 रुपये श्रीपंत से मिला था, यहाँ पे 2,000 रुपये इनको डेबिट किया था, क्रेडिट कर के ये ख़त्म कर दिया था। तो 2,000 रुपये ये भी माइनस कर देंगे। अब देखो 7,000 रुपये निकाल लिए बैंक से, ये 7,000 रुपये, इसको भी माइनस कर देंगे, 7,000 रुपीज़ ये भी निकाला गया था बिजनेस के यूज़ के लिए। तो 27,800 रुपये आप निकाल सकते हो, और निकाल कितना लिया 25,500 रुपये। इसका मतलब 2,300 रुपये अभी आपका बचा हुआ है बैंक में, ये और आप निकाल लो, यही 2,300 रुपये निकाल लिया गया। तो देखो बैलेंस कैसे निकालोगे, लिमिट प्लस जो भी बैंक में जमा किया गया है वो, उसको टोटल करेंगे, और बैंक के पेमेंट साइड में जो कुछ भी आपने एंट्री कर रखी उन सबको जोड़ के माइनस कर देंगे। जो भी बैलेंस आएगा इसका मतलब उतना ही पैसा आपका बैंक में जमा है, वो आप और निकाल सकते हो। तो ठीक है निकाल लो भाई, 2,300 रुपये निकाल लिया गया। तो 2,300 रुपये जब निकाला जाएगा, तो ये 2,300 रुपये बैंक में बिजनेस में आ गए कैश के रूप में। तो कैश वाले कॉलम में रिसीप्ट साइड में टू बैंक लिखेंगे और 2,300 रुपये ये लिख देंगे, और बैंक से ये 2,300 रुपये निकल गए। तो बैंक के पेमेंट साइड में, बैंक वाले कॉलम में पेमेंट साइड में 2,300 रुपये ये लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, ये है कंट्रा एंट्री, ये हो गया। अब देखो 30 अप्रैल को बैंक चार्जेस इन इंटरेस्ट फॉर ओवरड्राफ्ट कितना 500 रुपये। ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है उस पर बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया कितना 500 रुपये। तो इंटरेस्ट ले लिया तो ठीक है, एक तरीके से बैंक ने पेमेंट कर दिया किसको, खुद को ही, आपके खाते से पैसा निकाला और बैंक को जमा कर दिया। तो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये क्या है, ये एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, एंट्री क्या की होगी
एक्सपेंसेस है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया होगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा जनरल एंट्री में। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में इसको मेंशन कर देंगे 500 रुपये। या ये समझ लो कि बैंक 500 रुपये का पेमेंट कर रहा है बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 500 रुपये का पेमेंट हो रहा है, किसको देना, बैंक को। तो चूंकि पेमेंट हो रहा है इसलिए पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी, दोनों तरीके से समझ लो। तो यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट साइड में बैंक वाले कॉलम में यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब बैलेंस निकाल लो, बहुत आसान है बैलेंस निकालना, तो पता ही है आप लोगों को। कैश का बैलेंस निकाल लो, 5,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, 7,000 रुपये ये आ गया, 2,300 रुपये ये आ गया, 14,300 रुपये आ गया। उसमें से खर्च कितना हुआ, 500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम, 3,000 रुपये का फर्नीचर में, 1,000 रुपये की ड्राइंग, 9,800 रुपये बचा। इस टोटल में इसको करो टोटल और माइनस कर दो, कितना आया, 9,800 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देख लो 15,000 रुपये ये निकाल लिया, 1,500 ये, 2,000, 7,000, 2,300 और 500 कितना, 28,300 रुपये ये बना आपका। और इधर कितना था, 2,000 रुपये का ये आया था चेक और 800 रुपये का डिविडेंड और 25,500 रुपये का आपका आ गया कितना, बैलेंस। तो 28,300 में ये 2,800 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25,500। अब ये देखो यहाँ पर बैलेंस इस साइड में लिखा जाएगा क्योंकि ये है ओडी। अगर ओडी ना होता तो यहीं पे कैश के इधर बगल में लिख दिया जाता, लेकिन ये चूँकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए बैलेंस इसको इस साइड में लिखेंगे, किधर, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर टू बैलेंस शीट लिख के 25,500 लिख देंगे। अब 1 मई को ये बैलेंस उठा के लेके जाएंगे ओपनिंग बैलेंस के रूप में। तो चूँकि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये, तो इसलिए बैंक वाले कॉलम में 1 मई को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना, 25,500। यहाँ पर जैसे लिखा था 15,000, ऐसे यहाँ पर अब ये बढ़ के हो गया कितना, 25,500। तो 25,000 पूरा वो निकाल लिया और 500 रुपये उस पर ब्याज भी चढ़ गया, तो ये हो गया 25,500 क्या, बैंक का ओवरड्राफ्ट। और कैश बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड में इसको यहाँ पर, यही ओपनिंग बैलेंस भी है, तो ये बैलेंस उठ के यहाँ पे आ गया क्या, 1 मई को। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे सारे बता दिए आपको। पूरा क्वेश्चन लगभग ये क्लियर हो गया, और आप अपनी बुक में इस तरीके की जो भी क्वेश्चन हो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी क्लियर नहीं होती तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।